जय हिंद साथियों। अशोका अकादमी के अशोका द एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और साथियों, आज एनवायरनमेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है और रोज़ाना की भांति आज हम फिर एक बेहतरीन क्लास का एंजॉय करेंगे। और देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। देखिए साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आपकी कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, नर्मदा तथा ताप्ती। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। देखिए साथियों, इन नदियों में से पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये सबसे लंबी नदी है। जबकि सेकंड नंबर पे आ रही है आपकी 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी। ठीक है साथियों, तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो है, ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है साथियों, इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। इसको ब्रत गंगा भी कहते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है। ठीक है साथियों, तो कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नदियाँ जो है ज्वारनदमुख या एस्चुरी बनाती हैं। तो इनमें से जो नदियाँ हैं आपकी डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं, एक तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। मतलब पूर्वी तटीय नदियाँ जो हैं, या कह सकते हो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो हैं, वो सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा। जबकि दो नदियाँ हैं भारत की, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, जो कि अरब सागर में आके मिलती हैं। तो जो ताप्ती नदी है, यहाँ पर देखिए ताप्ती नदी का ऑप्शन दिया हुआ है, ये एस्चुरी या ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से आपका जो ताप्ती नदी वाला ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर नर्मदा नहीं है, केवल ताप्ती दी हुई है। तो ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एक करती है ज्वारनदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है साथियों। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बहुत अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे हैं। देखिए साथियों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिए, एक नदी जो राकश ताल से निकलती है और इस प्रकार से आती है, और जो पाकिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है, जिसको सिंध नदी है, यहाँ पर आकर मीठन कोच में पाकिस्तान में आकर मिल जाती है। नदी का नाम है सतलुज। सतलुज नदी है। और यहीं पर इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है ब्यास। और यहाँ पर एक बैराज है, हरी के बैराज। क्या नाम है? हरी के बैराज से एक नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर साथियों। कुल लंबाई इसकी 650 किलोमीटर है। ये आपकी जो है पंजाब में, हरियाणा में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहती है। इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के निधन, मतलब 2 नवंबर 1984 के बाद इसका नाम इंदिरा गांधी नहर के नाम पर रख दिया गया। इसको राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की सबसे लंबी नहर है, सबसे महत्वपूर्ण नहर है साथियों, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, पूर्व नाम क्या था इसका? पूर्व नाम था राजस्थान नहर। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 2 है सही। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या केरला में। देखिए साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली में जो है अवस्थित है। और ये जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून
5 जून 1980 को ये जो है स्थापित हुआ था या अवस्थित हुआ था। ठीक है, इसको बनाया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को 5 जून 1980 को इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। इस प्रकार से आपका नई दिल्ली वाला ऑप्शन ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। टिहरी बांध जो है एक नदी निकलती है आपकी, जिसको बोलते हैं गंगा नदी, इसको बोलते हैं भागीरथी नदी, सॉरी भागीरथी नदी जो है गोमुख या गंगोत्री से निकलती है। और इसी पर एक नदी आके मिलती है भीलांगना, क्या नाम है? भीलांगना नदी। और ये नदी है आपकी भागीरथी नदी। भागीरथी और भीलांगना नदी जो है आपस में मिलती हैं, टिहरी जिले में मिलती हैं, और इसी पर जो है टिहरी बांध जो है बंधा हुआ है। तो यहाँ पर जो भागीरथी नदी, क्या कौन से नाम दिए हुए हैं? भागीरथी और भीलांगना। इनमें से कौन सी नदी दी हुई है? भागीरथी। इन्होंने पूछा है भागीरथी वो टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो साथियों टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बना हुआ है उत्तराखंड में। ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, जिसकी ऊंचाई जो है 260 मीटर है। इसकी लंबाई भी 575 मीटर है। ठीक है साथियों, और ये बांध जो है 2006 में बनकर तैयार हुआ था। 2006 से जो है स्टार्ट हो गया था, जबकि 1978 से ये जो है बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन ऑप्शन 4 जो है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ठीक है, आंसर है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को बहुत ही इंजॉय आ रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होगा साथियों। अपना फीडबैक भी ज़रूर देते रहें। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेश जो है, इनमें पाई जाने वाली जो वनस्पति है वो कम पानी चाहने वाली होती है। कम पानी उष्णकटिबंधीय पौधे होते हैं, और उष्णकटिबंधीय जो गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, इसमें कैक्टस आता है, आपका बबूल है, खैर है, खजूर है, नांगफनी है। जबकि खजूर की अगर बात करेंगे तो खजूर आपका जो है अरब में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अरब में तेल और खजूर ही पाया जाता है और कुछ नहीं पाया जाता साथियों। ठीक है, तो इसमें जो है कैक्टस आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। जबकि महोगनी है, फर है, चंदन है, ये आपके जो है मरुस्थलीय प्रदेशों के पौधा नहीं है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? सदाबहार कौन से पेड़ होते हैं जिन पर हमेशा पत्तियां हरी भरी बनी रहती हैं? और सदाबहार पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्होंने पूछा है सदाबहार पेड़ नहीं है, तो ये बबूल का पेड़ जो है ये पतझड़ पेड़ है एक तरीके से, और ये जो है आपके गर्म तथा शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है साथियों, बाकी जो है नीम है, कपूर है और इमली है, ये सारे के सारे सदाबहार पेड़ हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में, इनमें से कोई नहीं। तो जो कटीली झाड़ियाँ हैं कहाँ पर पाई जाएंगी? तो कटीली झाड़ियाँ जो हैं ये मरुस्थलीय पौधा है एक तरीके से, और जो जब मरुस्थलीय है तो मरुस्थल में ही पाए जाएंगे कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियों के अलावा आपका मरुस्थलीय प्रदेशों में, मरुस्थलीय जलवायु में और गर्म जलवायु में जो उगने वाले पौधे हैं वो आपका बबूल, खैर, खजूर, नांगफनी, कैक्टस इत्यादि जो पौधे हैं ये आपके मरुस्थलीय और गर्म जलवायु में उगने वाले पौधे हैं। कटीली झाड़ियाँ भी उनमें से ही होती हैं। ये कम जल में और शुष्क जलवायु में जीवित रह सकती हैं। ठीक है साथियों, हम आगे की बात करते हैं। निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ क्षेत्र जो है गुजरात का आर्द्र शुष्क
क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या इनमें से कोई नहीं। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति जो है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर आपका देखिए अमेजन घाटी है और आप देखिए मध्य अफ्रीका का क्षेत्र है, मध्य अफ्रीका का क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो है यह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र कहा जाता है। जबकि अगर भारत की बात करेंगे तो भारत का ये क्षेत्र जो है ये रहा भारत, और भारत का क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों वाले क्षेत्र जो है आपका पश्चिमी घाट माना जाएगा। ठीक है साथियों, पश्चिमी घाट। और आपकी ये जो केरला की घाटी है, केरला घाटी है, ये विश्व भर में जैव विविधता के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण। तो आपका जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ऑप्शन 2 सही है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखिए अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन है? सर्वाधिक वनों वाला जो दोस्तों राज्य है वो है आपका एमपी। जी हाँ, एमपी का कुल क्षेत्रफल जो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 77,462 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर वन ही वन पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, ये पूरे भारत के जो वन हैं उसका 30% अकेले एमपी में है। ठीक है, जबकि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक फॉरेस्ट या जंगलों से घिरा हुआ है। सिक्किम का 47% जो क्षेत्र है वो वनों से घिरा हुआ है। ठीक है, जबकि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो सर्वाधिक वनों में आपका एमपी का नाम आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश और सिक्किम दोनों बहुत महत्वपूर्ण जो है ऑप्शन है, लेकिन आपका जो सर्वाधिक वनों के क्षेत्र में मामले में आपका मध्य प्रदेश होगा, जबकि सबसे ज़्यादा एरिया ढका हुआ है प्रतिशत में वो सिक्किम का है, वनों से ढका हुआ। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? देखिए साथियों, मैंग्रोव वनों की बात यह है तो मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? ये देखिए सागरीय या समुद्री जल के किनारे पर पाए जाते हैं। और सागरीय एवं समुद्री जलों में देखो एक तो पश्चिमी तट है आपका और आपका जो है पूर्वी तट है। ये दो ही क्षेत्र हैं, पश्चिमी और पूर्वी। अगर हम देखेंगे कि मैंग्रोव वनों की स्थिति जो है ये यहाँ पर है सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? आर्किड जो हैं फूलों वाले पौधे होते हैं, एक पूरी फैमिली होती है आर्किड की। ठीक है साथियों, और आर्किड की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं इसमें, और ये सबसे ज़्यादा जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, 2800 से 28,000 से के आसपास जो है इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं आर्किड की, रंग बिरंगे फूलों की। तो आपका अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? तो कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ये संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जो है पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, ब्राज़ील में अथवा चीन में। बहुत जल्दी से रिप्लाई करेंगे आप लोग, कई बार आने वाला क्वेश्चन है ये। देखिए पांडा की भी कई सारी प्रजातियां हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है जाइंट पांडा।
GIANT जाइंट पांडा। ये चीन में पाया जाता है, लेकिन अब ये लुप्त प्राय है। ठीक है, जो रेड पांडा है उसको जो है 2008 तक में जो है देखा गया, 2008 के बाद से ये लुप्त प्राय है। ठीक है साथियों, तो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जो है चीन में पाए जाने वाला जीव है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा आप लोग स्टडी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता जो है पृथ्वी के ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, इसको इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, तो मध्य अफ्रीका वाला क्षेत्र और आपका जो है जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का जो उत्तरी क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र ही जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है इनमें। ठीक है साथियों, सबसे ज़्यादा वन जो हैं अमेजन के जंगल, ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा विश्व की ऑक्सीजन देने वाले और सबसे बड़े वन हैं। ठीक है साथियों, तो ये कौन से वन हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है यूनिसेफ, IUPAC, IUCN अथवा WHO। देखिए साथियों, यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है, इसका जो है वन्य जीवों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इसका भी आपका जो है जंतु से कोई मतलब नहीं है, जंतु की सुरक्षा से। IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यही आपकी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। IUCN इसका फुल नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जबकि WHO आप जानते ही हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है साथियों, तो आपका ऑप्शन 3 सही है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? संरक्षण एवं विनाश पुस्तक, देखिए साथियों, संरक्षण एवं विनाश पुस्तक की जो लेखक हैं वो है सरला बहन। सरला बहन जो हैं उत्तराखंड की रहने वाली हैं, उत्तराखंड। ये सामाजिक महिला हैं और इन्होंने बहुत सारी बुक्स को जो है लिखा है, उनमें से संरक्षण या विनाश एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। ठीक है साथियों, इन्होंने बहुत सारी कुरीतियों पर भी जो है चोट की है समाज की। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण मित्र, वृक्ष मित्र, तरु मित्र, पर्यावरण श्री। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। देखिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार का नाम है, एक तरीके से पुरस्कार है जिसको वृक्ष मित्र पुरस्कार के नाम से जानते हैं। और ये पुरस्कार जो है 2008 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ? 2008 से। दरअसल इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है साथियों, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन 2 सही है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सुश्री मेघा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, भूमि सुधार।
इनका जो सुश्री जो मेघा पाटेकर हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, में रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो है इनका जो जल को लेकर बहुत बड़ा जो है बहुत सारे आंदोलन किए हुए हैं। इन्होंने ये आंदोलन जो है भोपाल कह सकते हो या फिर नर्मदा नदी के जल को लेकर हुआ था, जिस समय सरदार सरोवर बांध जो है बनना शुरू हुआ था। इनका ये विरोध था कि बहुत सारे बांध बनने से जल की हानि होगी और क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना कि ऐसे ही नदी की सुरक्षा करने से होगा। तो जल संरक्षण को लेकर या पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो है सुश्री मेघा पाटेकर का नाम जो है फेमस है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन 2 सही है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। देखिए साथियों, प्रथम संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? प्रथम संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो है आपका अर्जेंटीना जो है आपका ये जो साउथ अमेरिका का सबसे नीचे वाला देश है। ठीक है, विश्व में भारत का उल्टी दिशा में अर्जेंटीना ही है। ठीक है साथियों, कई बार पूछा गया है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 2006 में जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया था। जलाभिषेक अभियान जो है ये भी जल संरक्षण को लेकर है। 2006 में ये शुरू हुआ था मध्य प्रदेश से। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश में जो गिरता हुआ जल स्तर है उसको लेकर जो है ये 2006 में जलाभिषेक अभियान प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर जल की खपत को कम करने को लेकर कृषि पर बहुत सारा मंथन हुआ था, बहुत सारी मीटिंगें हुई थी। ठीक है साथियों, तो जलाभिषेक अभियान प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मध्य प्रदेश से हुआ था। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2002, 2012, 2010 अथवा 2005? रिप्लाई फास्ट फ्रेंड्स। देखिए, इसमें जो शुरुआत हुई थी सन 1900 सितंबर 1974 से शुरुआत हुई थी इसकी 2005। ठीक है साथियों, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 2005 में आया, सितंबर 1974 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कौन सा है? जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन का 1, इस प्रकार से जो अनुपात बन रहा है वो आपका 2:1 बनना है। ठीक है साथियों, तो 2:1 वाला अनुपात सही होगा। ऑप्शन 2 सही है 22 के लिए। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब हुआ? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन जो है साथियों ये आपका 1985-86 में हुआ था। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन, और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के द्वारा ही स्वच्छ गंगा मिशन और भी बहुत सारी जो है चीज़ें आई हैं जो गंगा नदी की सफाई को लेकर और स्वच्छता को लेकर जो है शुरू की गई। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था ये बताना है साथियों। टोक्यो में, जिनेवा में, स्टॉकहोम में, रियो डी जेनेरियो में। बताइए साथियों। देखिए, विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जो है स्टॉकहोम में हुआ था। जी हाँ साथियों, स्टॉकहोम जो है स्वीडन में है, स्वीडन। रियो के बारे में आप जानते हैं, रियो ब्राज़ील में है। जिनेवा आपका
जिनेवा जिनेवा भूल गए, सॉरी सर। टोक्यो आपका जापान की राजधानी है। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट। तो आपका स्टॉकहोम जो है ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पर्यावरण शास्त्री शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना साथियों कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी, बेंगलोर में हुई थी, मुंबई में हुई थी। पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत जो है आपकी देहरादून 1980 में हुई थी। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 1989 में CGR पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? ये जो CGR पर्यावरण शिक्षा की स्थापना जो है 1989 में आपकी चेन्नई से हुई थी। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन के विषय में जानते हो, कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में ये जो आपका टिहरी बांध बना था, तो टिहरी बांध जहाँ पर बना था वहीं के जो निवासी थे वो पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा करते थे और वो जो है डैम बनाने के खिलाफ थे। तो इस प्रकार से चिपको आंदोलन जो है शुरू हुआ। और ये मूल रूप से किस चीज़ के विरुद्ध था? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वन कटाई, उपरोक्त सभी। देखिए साथियों, ये वन कटाई के विरुद्ध था। ठीक है साथियों। चूँकि वहाँ पर डैम बनना था, बांध बनना था और उसके लिए जो है वनों की कटाई की जानी थी। तो यहाँ के जो निवासी थे वन कटाई के विपरीत थे। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? अपना वन अपना धन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रारंभ की गई, कहाँ से प्रारंभ की गई थी साथियों? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। देखिए साथियों, ये जो अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश से प्रारंभ की गई थी। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 24 जुलाई, 29 जुलाई, 10 जुलाई या 25 जुलाई? देखिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जो टाइगर दिवस है वो 29 जुलाई से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है सन 2010 से एक जगह है पीटर्सबर्ग जो जगह है वो रूस में है, से इसकी जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है साथियों। ये दुनिया भर के टाइगरों की सुरक्षा के लिए इस पर विचार हुआ था। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। और इसकी शुरुआत 2010 पीटर्सबर्ग रूस से हुई थी। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद, राजेंद्र सिंह। बहुत जल्दी बताइए साथियों। दरअसल ये जल पुरुष जो हैं, जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। और जो राजेंद्र सिंह हैं ये उत्तर प्रदेश का ज़िला है बागपत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है ये बागपत ज़िला। बागपत ज़िले के ये रहने वाले हैं। इनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों। इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था तरुण भारत संघ। और ये तरुण भारत संघ जो है ये नॉन गवर्नमेंटल था या गैर सरकारी संगठन था। ठीक है साथियों। इनका जो है जल बचाव के योगदान में या पर्यावरण को जल पुरुष कहा जाता है, पर्यावरणविद को। तो जल पुरुष के नाम से इनको जो है राजेंद्र प्रसाद को जाना गया। इन्होंने जल बचाव को लेकर, जल को लेकर बहुत सारी जो चीज़ें की जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई। और ये बहुत ही फेमस हैं जल पुरुष के रूप में राजेंद्र सिंह। ठीक है। यूपी के प्रत्येक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है साथियों। देखिए आंसर की आज भी एक चेंज नहीं हो पाई है।
ठीक है साथियों, इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस सेट 9 जो है आज पूरा हो गया। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।